समता, स्वतंत्रता, भाईचारा एवं न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था बनाने के लिए काम किया, अपना जीवन लगा दिया। उन्हें मैं नमन करता हूँ। मंच पर आसीन वंजारी सर, गायकवाड़ सर, रवि कीर्ति सर, जगने सर, अ, बेदरकर मैडम, पाचे सर और साथियों, मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आज मैं गोंदिया में आप सबके सामने यहाँ कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। ये गोंदिया जो है वो मेरा कर्म क्षेत्र रहा है। गोंदिया से ही मैंने मैट्रिक किया है। 10वीं क्लास जो है मेरा जो एजुकेशन है वो गोंदिया में ही मनोहर म्यूनसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल है जो पुल के बाजू में है, अगर आपने देखा होगा। तो मनोहर म्यूनसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल से ही मैंने 10th क्लास पास की है 1980 में। और 1980 में जब मेरा यह स्थिति था कि 1980 के पहले मैट्रिक में जैसे तैसे पास किए। तब कोई सोच नहीं था, कोई थॉट प्रोसेस नहीं था। स्कूल जाना, स्कूल से आने के बाद कॉपी किताब फेंक देना, उसके बाद खेलते रहो, कोई थॉट प्रोसेस था ही नहीं। 1981 में हमारे जो मेरे पिताजी थे वो बामसेप का काम करना चालू किया 81 में। और 81 में हमारे यहाँ बहुजन नायक आना चालू हुआ। तो 81 में जब मैं 11th क्लास में था तो फिर हम बहुजन नायक को घर घर जाके देने लगे कि भाई आता था बहुजन नायक का 120 100-150 पेपर आते थे उस समय, और वो घर घर जाके हमें देना पड़ता था। तो इस तरीके से इस बहुजन मूवमेंट में मेरा शुरुआत हुआ। और उसके बाद यहाँ बामसेप के 2 कैडर कैंप हुए। जो जसानी बालक मंदिर है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जहाँ पुतला है, ये है। तो वहाँ पर 2 कैडर कैंप हुए। एक पंडित राव सोनवणे करके बामसेप के कार्यकर्ता थे नागपुर के, उन्होंने आकर कैडर कैंप लिया। और एक मधु उके करके बामसेप के कार्यकर्ता थे उस समय, उन्होंने एक कैडर कैंप लिया। तो 80 में मेरा यह स्थिति था कि 80 में जब मुझे 42% मार्क मिले 10th क्लास में। और उसके बाद मेरे पिताजी के एक दोस्त थे आटे करके, यहाँ गोंदिया ITI में थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये पढ़ के तो कोई फ़ायदा है नहीं, आजकल नौकरियाँ लगती नहीं है, बीकॉम करने से, बीकॉम है बीकॉम तो आजकल, तो आप इसका ITI में एडमिशन करा दो तो कहीं नौकरी वोकरी लग जाए। तो गोंदिया के ITI में फॉर्म भरने के लिए गए। तो उधर अलग अलग ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, बिल्डर है, अलग अलग ट्रेड थे। तो गोंदिया में मुझे जब ITI में गया तो इलेक्ट्रिशियन वगैरह तो 75% 80% तक के क्लोज हुआ। और जो कारपेंटर और वेल्डर के जो सबसे नीचे वाले ट्रेड थे वहाँ पर भी मुझे एडमिशन नहीं मिला। तब मजबूरी में साइंस में भी एडमिशन नहीं मिल रहा था। अब जब साइंस में एडमिशन नहीं मिल रहे हैं, ITI में एडमिशन नहीं मिल रहे हैं, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग तो बहुत दूर की बात थी उस समय। तो मजबूरी में फिर मुझे बीकॉम में एडमिशन लेना पड़ा। और ये जब 11th 12th के तक के फिर मेरा जो ग्राफ है इस मूवमेंट से जुड़ने के बाद वो डे बाय डे बढ़ते गए। और 86 में मैंने ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन के एक दिन पहले मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर था स्टाफ सिलेक्शन पास करने के बाद रेलवे ऑडिट डिपार्टमेंट में जबलपुर में ज्वाइन किया। उसके 1 साल के बाद मैंने डिफेंस अकाउंट्स में ज्वाइन किया। और उसके 1-2 साल के बाद सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। तो मेरा कहने का मतलब ये जो बामसेप का विचारधारा है, ये जो होऊ शकत है, ये ऐसी ताकत है, ये जो होऊ शकत का विचार है ये बामसेप का विचार है। तो ये होऊ शकत है जो आदमी को ITI में भी एडमिशन नहीं मिल रहा था, इस विचारधारा होऊ शकत है कि आइडियोलॉजी से मेरा जो ये है वो कंटिन्यू 3 नौकरियां लगी, कंटिन्यू 3 स्टाफ सिलेक्शन की एग्ज़ाम है, क्लर्क ग्रेड, ऑडिटर्स ग्रेड और इंस्पेक्टर ग्रेड। ये तीनों कंटिन्यू एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया और इंस्पेक्टर बना। तो उसके बाद मध्य प्रदेश में बहुत सारे जगह हमने काम किया है।
और मध्य प्रदेश में काम करते हुए आ, ये मूवमेंट से तो जुड़े थे, तो फिर डायरेक्टली हम बॉम्बसेप में काम करने लगे। पहले DS4 में थी, फिर बॉम्बसेप में काम करने लगे। तो अलग अलग जगह जहाँ पर भी था मैं बॉम्बसेप का काम करता रहा, चाहे मध्य प्रदेश में रायपुर में हो, भिलाई में हो, जबलपुर हो, कटनी में रहा, उधर मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में भी रहा। तो हम लोग बॉम्बसेप का सभी जगह काम करते रहे। फिर उसके बाद कुछ जब हमारा पेड़ बढ़ गया तो कुछ बामसेप को कुछ परिस्थितियाँ रही कि बामसेप को एक शेडो ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। तो शेडो ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद उसके कुछ लिमिटेशंस थे काम करने का। तो उस वजह से अगर आप देखेंगे कि वो शेडो ऑर्गेनाइजेशन के बनाने के बाद एक जिस तरीके से ढांचा होना चाहिए था, तो वो हमारा झाड़ तो बढ़ता गया लेकिन जड़ें सूखती गई। झाड़ हमारा बढ़ता गया लेकिन जड़ें हमारी सूखती गई। तो अब आने वाले अभी हमने पिछले कुछ दिनों में सोचा कि अगर अभी जड़ें तो सूख गई, अब झाड़ भी सूखने लगा है। जड़ें तो हमारी सूख चुकी है, वो झाड़ भी अब सूखने लगे हैं। अब हम लोगों ने नागपुर में मिलके कुछ लोगों ने सोचा, हमारे साथियों ने जो पुराने साथी थे इस मूवमेंट में काम किए, और इस मूवमेंट की वजह से आज हम यहाँ पर आए हैं। तो हमें यह फील हुआ कि क्यों ना हम, हमारा इस मूवमेंट के प्रति जिम्मेदारी है, तो चाहे जो भी परिस्थिति हो, चाहे जो भी विपरीत स्थिति हो, तो हमें, साहब जैसा बोलते थे कांशीराम, हमें बहाने ढूंढने वाला नहीं बल्कि रास्ते ढूंढने वाला समाज बनना है। साहब क्या बोलते थे कि भैया दिल में तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं, अगर दिल में सब तमन्ना सच्ची ना हो तो एक से एक बढ़िया बहाने निकल आते हैं। तो हमें बहाना नहीं ढूंढना है, आज जो भी परिस्थितियाँ हो उस परिस्थिति में हमें काम करने वाला बनना है। तो अगर आप देखेंगे कि परिस्थितियाँ देखेंगे तो उतना खराब भी नहीं है। आज अगर आप कंपेयर करेंगे, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर 1956 में गए हमारे बीच में से, तो डॉक्टर बाबा साहब 56 में जाने के बाद अगर 15 साल का पीरियड देखते हैं तो 74 के आसपास अगर देखेंगे आप, तो उस समय आज की स्थिति से कहीं ज़्यादा नकारात्मक था। पूरा मूवमेंट पूरा खत्म हो गया था, बाबा साहब का कोई नाम लेने वाला बचा नहीं था पूरा देश भर में। पूरा जो RPA का मूवमेंट था पूरा खत्म हो गया था। तो आज कांशीराम साहब के जाने के 15 साल के बाद अगर हम देखते हैं तो उतना नकारात्मक स्थिति नहीं है। आज भी पूरा देश में नेटवर्क है, काम करने वाले लोग हैं और काम करने का तमन्ना भी है। सिर्फ बात यह है कि हमें इन कड़ियों को जोड़कर एक ताकत बनाना है। तो अभी हमने नागपुर में प्रयास किया कि हम लोग सारे लोग मिलकर काम करते हैं। तो नागपुर में हमारे अभी पिछले कुछ दिनों में हमने मीटिंग ली है। नागपुर में एक पॉजिटिव एनर्जी तैयार हुआ और काफ़ी लोग तैयार होने लगे काम करने के लिए। तो गायकवाड़ साहब है, वंजारी साहब है, ये भी मूवमेंट से आए हुए लोग हैं। तो उन्होंने भी विचार किया, तो हमने बोला ज़रूर हम ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं और इसको जो है वो नई ऊर्जा के साथ काम को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने उसके बाद अब सोचा कि जो नागपुर के बाद हर ज़िले में जाना चाहिए। तो आज हम लोग गोंदिया में हैं, आज ही अमरावती में भी बामसेप का एक कार्यक्रम हो रहा है। तो हम लोग ये ज़िले को भी जो ये पिछले काफ़ी सालों में बामसेप का कनेक्टिविटी एक दूसरे से ख़त्म हो गया लगभग, क्योंकि पहले बीच बीच में स्टेट लेवल पे कार्यक्रम होते थे, नेशनल लेवल पे कार्यक्रम होते थे, तो लोग एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे का एक्टिविटी के बारे में पता रहता था। अभी कुछ दिनों से जो हमारा बामसेप का जो एक्टिविटी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहने की वजह से वो स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर एक दूसरे के बारे में, एक्टिविटी के बारे में उतना जानकारी है नहीं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ये नेटवर्क को फिर मजबूत किया जाए। तो इसी श्रृंखला में हम लोग आज यहाँ पर आए हैं और आने वाले दिनों में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि नेशनल लेवल पर भी एक बामसेप के हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो सकारात्मक सोचते हैं और सकारात्मक रूप से बाबा साहब आम्बेडकर का जो मूवमेंट है उसको मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम उन लोगों को पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके एक सकारात्मक रूप से हम इस बात को आगे बढ़ाएं। तो इसी कड़ी में हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। तो साथियों, हमें अपना ताकत को पहचानना चाहिए। हमारा ताकत जो है वो बहुत है। जैसा अभी सर ने बताया, हमारे जो तहसीलदार सर हैं,
कि भाई हम लोग को सबको पैसा देने का आदत अगर डेवलप करें, हम थोड़ा थोड़ा भी दे, 5% तो बहुत होता है। तो ये जो समस्याएं निर्मित हो रही है, वो निर्मित इसलिए हो रही है कि हम लोग जड़ों में पानी नहीं डाल रहे हैं। झाड़ क्यों सूख रहे हैं? क्योंकि हम लोग जड़ों में पानी नहीं डाल रहे। अगर हम जड़ों में पानी डालेंगे, जड़ों में खाद डालेंगे, तो यह झाड़ फिर लहलहाने लगेगा। यह झाड़ फिर लहलहाने लगेगा और इसके फल भी मिलेंगे और इसकी छाया भी मिलेगी। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जब उस समय, जब इतना नकारात्मक स्थिति में एक आदमी कांशीराम जी ने, उस समय पूरे देश में जब मोबाइल नहीं था, जब कोई थे नहीं, जब लोग उनको छोड़ के चले जाते थे, तो उन्होंने, एक आदमी ने जब इतना बड़ा परिवर्तन लेके आया है, तो आज हम इतने सारे लोग मिलकर क्यों नहीं कर सकते? बात है, हम ये हो शकत है इसकी आइडियोलॉजी को मानने का। अगर हम हो शकत का आइडियोलॉजी को मान लेते हैं और हम कारण नहीं ढूंढते हैं, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जब कोई भी मूवमेंट चलता है, हर मूवमेंट में कुछ ना कुछ सकारात्मक चीज़ें होती है, नकारात्मक चीज़ें होती है। तो हम लोग जो नकारात्मक चीज़ें उसको धीरे धीरे दूर करेंगे और सकारात्मकता बढ़ाएंगे। बहुजन समाज को अगर हम बढ़ाएंगे, उनके प्रॉब्लम्स को लेंगे, और जैसा सर ने बताया कि R&D का बहुत ज़रूरी है, रवि कीर्ति सर ने बताया, तो R&D किसी भी मूवमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, चाहे वो कोई संगठन हो, चाहे कोई इंडस्ट्री हो। अगर आपने देखा होगा कि पहले एक HMT घड़ियाँ बहुत चलती थी, आज HMT घड़ियाँ चलती है क्या? नहीं चल रही है, बंद हो गया है, क्योंकि उन्होंने उसमें R&D नहीं किया। आज आप देखेंगे कि पहले वो नोकिया का मोबाइल फ़ोन बहुत चलता था, आज नोकिया फ़ोन बाहर हो गया। तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जब तक कि वो R&D नहीं करेंगे, समय के हिसाब से बदलेंगे नहीं, तो तब तक के वो मार्केट से बाहर होने लगता है। तो उसको मार्केट में रहने के लिए ज़रूरी है कि हम हमारे मूवमेंट में डे टू डे R&D करें। जैसे बाबा साहब के मूवमेंट को भी देखेंगे तो एक R&D था। किस तरीके से था? उन्होंने बहुजन अपना मुख नायक बनाया, प्रबुद्ध भारत बनाया। आप उनका पूरा मूवमेंट को भी देखेंगे तो पहले उन्होंने ये जो है आपका रिपब्लिक, जो अलग अलग महान सत्याग्रह है या अलग अलग चेंज होते गया, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे चेंज होते गया, और अंत में उन्होंने संविधान से हमें पूरे देश भर के अधिकार दिलाए। तो कांशीराम साहब का भी अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो वहाँ भी वैसा था। पहले उन्होंने बामसाहेब बनाया, बामसाहेब के बाद DS4 बनाया, DS4 के बाद BRC भी बनाया, और BRC के बाद BSP भी बनाया। तो ये जो है पूरा जो मूवमेंट है वो चेंज होने वाला था। जैसा है कि हमारे जैसा पिक्चर में लोग बैठते हैं, तो अगर एक ही पिक्चर दिखाए तो वो कितनी अच्छी पिक्चर हो हिट, वो लोग उगता जाते हैं। अगर हमने शोले भी एक बार बना लिया और आपको आज शोले दिखाएंगे तो कितने लोग देखने के लिए आएंगे? नहीं आएंगे। तो जितना भी अच्छा पिक्चर हो, आपने कितना ही बड़ा चमत्कार किए हो, लेकिन मूवमेंट में रोज नए नए चमत्कार की जरूरत है। तो मूवमेंट में भी जैसा कांशीराम साहब ने जैसा दिया हमें कि भाई मंडल कमीशन लेके आया, मंडल कमीशन ने उन्होंने पूरा बताया, तो मंडल कमीशन के वजह से OBC समाज जो है पूरा देश भर का इस मूवमेंट से जुड़ा। तो आज भी हमें R&D की जरूरत है, जिससे जो बहुजन समाज आज एक नहीं हो रहा है, तो वो एक कैसे हमारा समाज हो पाए, इसके लिए हम लोगों को R&D करने की जरूरत है। और हमारा जो पेड़ है, हम कैसे उसको बढ़िया कर सके, कैसे हमारे पेड़ को हरा भरा कर सके, कैसे हमारे पेड़ को फल देने वाला बना सके, तो इसके लिए हमको R&D करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमको कीटनाशक का भी ज़रूरत पड़ेगा, उसके लिए हमको खाद का भी ज़रूरत पड़ेगा, उसके लिए हमको पानी का भी ज़रूरत पड़ेगा, और उसके लिए हमको कांटे का वो जो है वो भी लगाना पड़ेगा। तो यह सारे चीज़ को हमको ध्यान में रख के हमको मूवमेंट को बढ़ाना चाहिए। और आगे हमारे जो गायकवाड़ सर भी हैं, वंजारी सर हैं, यहाँ भी आपको बताएंगे इसके बारे में कि हमारा कैसा आइडियोलॉजी है, क्या करना है। और आपसे सब मैं अनुरोध करता हूँ कि इस मूवमेंट में मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ महिलाएं भी दिख रही है, तो महिलाओं को भी और बच्चों को भी जोड़ना चाहिए। मुझे मेरे फादर ने अगर इस मूवमेंट में नहीं जोड़ा होता
तो आज मैं कहीं ITA में या उधर कहीं नहीं कहीं काम कर रहा होता। उन्होंने मुझे बामसेव के कैडर कैंप में ले आए, उन्होंने मुझे दीक्षा भूमि ले गए, उन्होंने मुझे जो जो कार्यक्रम होते थे संगठन के वहाँ लेके गए। तो इसलिए वो विचार मिले और उस विचार के कारण मैं आज यहाँ आपके बोलने के काबिल बना हूँ। तो इसलिए मेरा सारे लोगों से अनुरोध है कि वो सिर्फ जो मूवमेंट को सिर्फ अपने तक ना रखे, अपने परिवार तक भी पहुँचाए, अपने परिवार को भी मूवमेंट में शामिल करे और साथ ही साथ और लोगों को भी बढ़ाए। आने वाले दिनों में हम लोग नागपुर में पूरा विदर्भ लेवल का भी एक ऑर्गेनाइजेशन करना चाहेंगे, जिसमें सारे जिलों से लोग आएंगे, तो उससे एक नई ऊर्जा निर्माण होगी। तो साथियों, वक्त के अभाव में और मैं बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग मिलजुल के हो सकत है इसको हम करके दिखाएंगे और अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।